लोगों को पता चला है कि म्यूचुअल फंड सही है, और जब सही म्यूचुअल फंड ढूंढने चलते हैं तो पता चलता है कि एक इंडेक्स फंड है, एक ETF है और बहुत सारा अलग एक्टिवली मैनेज फंड है। तो ये चुनाव करना मुश्किल है। इंडेक्स फंड जो है वो आप NAV पे ही खरीदते और बेचते हैं, और वो एक निश्चित रकम है, एक निश्चित दाम है जिस पे आपको अलॉटमेंट होता है या आप बेचते हैं। एक बार जब आपने चुनाव कर लिया तो फिर आप देखिए कि इसमें सबसे कम खर्चीला कौन सा है, क्योंकि वो ही अंतर लाएगा। नमस्कार और स्वागत है आपका निवेश का बड़ा सवाल में, जिसके नॉलेज पार्टनर हैं मिरर एसेट म्यूचुअल फंड। आज का सवाल बहुत सीधा और महत्वपूर्ण है। ETF, इंडेक्स फंड और एक्टिव म्यूचुअल फंड में फर्क क्या है, और लिक्विडिटी, ट्रैकिंग एरर और कॉस्ट्स आपके रिटर्न को कैसे बदल देते हैं। और ये सब जानने के लिए हमारे साथ हैं वैल्यू रिसर्च के CEO धीरेन्द्र कुमार। स्वागत है सर आप। धन्यवाद अमित। लोगों को पता चला है कि म्यूचुअल फंड सही है, और जब सही म्यूचुअल फंड ढूंढने चलते हैं तो पता चलता है कि एक इंडेक्स फंड है, एक ETF है और बहुत सारा अलग एक्टिवली मैनेज फंड है। तो ये चुनाव करना मुश्किल है। तीनों काम फंडामेंटली एक तरह से करते हैं, लेकिन इनको खरीदने का तरीका, इनका खर्चा अलग होता है। बट उसमें सर शुरुआत, जैसा हर आदमी बात करता है लिक्विडिटी की, सुनते सब हैं, बट निवेशक के लिए इसका मतलब क्या है? लिक्विडिटी तो कितनी आसानी से आप किसी चीज़ को खरीद बेच पाते हैं, और इसमें हमें तुलना करना चाहिए कि एक इंडेक्स फंड में और ETF में समानता क्या है या अंतर क्या है जी। और एक्टिव फंड के बारे में तो लोगों को पता है कि आप जब म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आप जो भी आपके पोर्टफोलियो का दाम होता है उसके आधार पे रोज़ रात को NAV कैलकुलेट होता है, और अगर आपने 2:30 बजे के पहले या 1:30 बजे के जो कट ऑफ टाइम है उसके पहले आपने रिडेम्पशन अपना फाइल किया तो उस दिन का दाम मिलेगा। आपने अगर ख़रीदने का रिक्वेस्ट किया है या आपका SIP लग रहा है तो उस दिन का आपको NAV लगेगा। इंडेक्स फंड का NAV वही होता है जितना इंडेक्स बढ़ा है, न कम न ज़्यादा, बहुत मामूली सा अंतर होता है, वो केवल खर्चे का अंतर है। और ETF का भी ऐसा ही होता है। लेकिन ETF खरीदने का और इंडेक्स खरीदने का, अगर इन दोनों की हम तुलना करें तो इसमें अंतर ये होता है कि आप इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड की तरह खरीदते हैं, ETF खरीदते हैं शेयर की तरह जी। दिन में उसका 50 दाम हो सकता है। सुबह हो सकता है बाज़ार बढ़े, खुलते ही बाज़ार बढ़े, उसके बाद गिर जाए, फिर दोबारा बढ़े, फिर गिर जाए। तो आप किस समय खरीद रहे हैं, जैसे आप शेयर का दाम बदलता रहता है, दिन में आखिरी दाम क्या है उसके आधार पे आप नहीं खरीदते हैं जी। आप जैसे शेयर खरीदते हैं, आपका रिक्वेस्ट किया, आपको 100 शेयर खरीदना है, और उस समय जो दाम होगा, या आपने अगर कोई उसमें फ्रेमवर्क दिया है कि इससे कम में नहीं खरीदना है या इतने पे ही खरीदना है, तो उसी दाम पे आपको मिलेगा अगर दाम आता है, कोई बेचने वाला अगर कोई है उस दाम पे। ETF को खरीदा जाता है शेयर की तरह, बेचा जाता है शेयर की तरह, और खरीदने बेचने का दाम NAV नहीं हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड जो है वो आप NAV पे ही खरीदते और बेचते हैं, और वो एक निश्चित रकम है, एक निश्चित दाम है जिस पे आपको अलॉटमेंट होता है या आप बेचते हैं। तो फिर सर अगली बात ये आती है कि ETF लोग खरीदते क्यों हैं? बहुत सारे लोगों को बाज़ार से खरीद बेच करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लोगों को लगता है कि वो बारीकी से खरीद सकते हैं जी। और ETF खरीदने बेचने में कई बार कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है या कुछ डिसएडवांटेज क्रिएट होता है। ETF चूँकि NAV के आधार पे, NAV पे आधारित होता है, लेकिन NAV पे बिकता नहीं है। तो कई बार NAV से ज़्यादा पे बिक रहा होता है, या NAV से, और पिछले दिन का ही NAV आपको पता है। तो अगर पिछले दिन का NAV उसका आपको पता है, और अभी बाज़ार की तुलना में आप एक ब्रॉड रफली आप एस्टिमेट कर रहे हैं कि आज बाज़ार 0.5% बढ़ा है जी। और ये निफ्टी वाला इंडेक्स है, तो इसका भी दाम 0.5% बढ़ा होगा। उसके आधार पे आप गेस कर रहे हैं कि ये अभी कम पे बिक रहा है या ज़्यादा पे बिक रहा है। तो ये आपके लिए एक सिचुएशन हो सकता है कि आपको लगे कि ये अभी कम पे बिक रहा है या ज़्यादा पे बिक रहा है। दूसरे बहुत सारे निफ्टी और सेंसेक्स तो फिर भी बड़ा परफेक्टली प्राइस्ड ETF होते हैं। अब 50 तरीके के इंडेक्स उपलब्ध हैं। बहुत सारे स्मॉल कैप है, मिड कैप है, माइक्रो कैप है, बहुत सारे विदेशी इंडेक्स है, नैस्डैक है, फैंग प्लस है। इनको खरीदने बेचने के लिए काफ़ी बार, क्योंकि ETF का जो दाम है ये 2 चीज़ पे आधारित है। NAV कितना था कल जी, जो बीता हुआ वो आपके लिए रेफरेंस है। आज उसमें किस तरह का बदलाव हुआ है, और तीसरा चीज़ कि कितने लोग बेचने वाले हैं और कितने लोग खरीदने वाले हैं। अगर बहुत सारे लोग बेचने आ जाएंगे और किसी भी दाम पे बेचने को तैयार हैं तो वो अपने NAV से कम पे भी बिकना शुरू हो जाएंगे।
और बहुत सारे लोग खरीदने आ जाएं और अभी अगर बेचने वाले लोग नहीं हैं, जैसा कि ऐसा हो रहा है जी। हमारे यहाँ नैस्डैक और फैंग प्लस के जितने इंडेक्स हैं, ETF हैं, उनमें उसमें कोई वो अभी कोई बेचने वाले लोग जब उपलब्ध होते हैं तभी आप खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी पे पाबंदी है कि वो और ETF का यूनिट्स नहीं बना सकती है, क्योंकि वहाँ पे रोक लगा हुआ है। RBI के रोक की वजह से वो और यूनिट्स आसानी से क्रिएट नहीं किया जा सकता, जिस वजह से वो अपने NAV से ज़्यादा दाम पे बिकते हैं। तो इस वजह से लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होता है, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि लोगों को लगता है कि वो बारीकी से खरीद बेच कर पाते हैं। इस वजह से ETF पॉपुलर है और बड़े वॉल्यूम से बड़ी आसानी से आप खरीद पाते हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर हैं जिसको कि इंडेक्स फंड में अगर आपको SIP करना है, आप एक स्ट्रक्चर्ड प्लान पे होना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको इंडेक्स फंड का चुनाव करना चाहिए। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आपको लगता है कि इस तरह के मौके का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको लगता है कि बाज़ार से खरीद बेच करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती, आप बड़ी आसानी से खरीद बेच पाते हैं, आप अपॉर्चुनिस्टिकली अपने निवेश को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि जिस दिन बाज़ार गिरेगा उस दिन आप खरीदा करेंगे, जिस दिन बाज़ार बिकेगा आप SIP नहीं करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये ETF अच्छा विकल्प है। अब सर अगली बात ये आती है कि इन तीनों में निवेशक को चेक क्या करना चाहिए? निवेशक को अलग अलग व्हीकल में चेक करना चाहिए। जब आप एक्टिवली मैनेज फंड का चुनाव कर रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि आप राइट तरीके का फंड चुन रहे हैं, फ्लेक्सी कैप चुन रहे हैं, मिड कैप चुन रहे हैं, स्मॉल कैप चुन रहे हैं, और क्यों। ये जवाब तो आपको खुद ही देना पड़ेगा। और वो करने के बाद आप एक अच्छे फंड का चुनाव करिए, नियमित रूप से लगाइए या एक मुश्त लगाइए अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक अच्छे एक्टिवली मैनेज फंड का। लेकिन ये हम सब इक्विटी की बात कर रहे हैं, आप देखिए कि ये लंबे समय का पैसा हो, और वो तो आपको ख्याल रखना ही पड़ेगा। तो लंबे समय का पैसा तीनों के लिए लागू होता है। एक्टिवली मैनेज फंड अपने ज़रूरत के हिसाब से अपनी इच्छा अनुसार आप चुनाव करें। इंडेक्स फंड का चुनाव करना बहुत ही आसान है। आप उचित इंडेक्स फंड अपनी ज़रूरत के अनुसार आप चुनाव कीजिए, और आम म्यूचुअल फंड की तरह आप खरीदिए। इसमें किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप आम म्यूचुअल फंड की तरह आप जिस दिन भी आप निर्धारित करते हैं उस दिन आप खरीद पाते हैं। यहाँ पे केवल आपको ध्यान देना चाहिए कि वो सबसे कम खर्च वाला इंडेक्स फंड हो, क्योंकि सब कुछ बराबर ही रहता है। इंडेक्स फंड में कोई अलग से कुछ तो होना नहीं है। निफ्टी फंड निफ्टी को ही ट्रैक करेगा, इक्वल वेटेड निफ्टी फंड बराबर तरीके से निफ्टी के 50 स्टॉक को ट्रैक करेगा। एक बार जब आपने चुनाव कर लिया तो फिर आप देखिए कि उसमें सबसे कम खर्चीला कौन सा है, क्योंकि वो ही अंतर लाएगा जी। अगर किसी का खर्चा 25 बेसिस पॉइंट है और दूसरे का खर्चा 50 बेसिस पॉइंट है, तो 25 बेसिस पॉइंट वाला बेसिकली आपको 25 बेसिस पॉइंट ज़्यादा रिटर्न देगा। ETF में आपको 2-3 चीज़ देखना पड़ेगा। ETF में देखना पड़ेगा कि उसका प्रीमियम डिस्काउंट क्या वो अपने NAV से बहुत ऊपर चल रहा है, तब मत खरीदिए। अगर NAV से नीचे खरीद रहा है तो ज़रूर देखिए और ज़रा कारण समझिए कि क्यों खरीद रहे हो, ऐसा हो रहा है। वहाँ पे भी आपको कौन सा ETF लेना है उसका निर्धारण तो आपको शुरू में खुद ही करना पड़ेगा, लार्ज मिड स्मॉल कैप विदेशी या जो कुछ भी है। और तीसरा कि उस ETF का खर्चा कितना है, उसका भी एक्सपेंस रेशियो है, क्योंकि वो आपको दिखता नहीं है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ अलग से ध्यान देना पड़ेगा कि आपका ब्रोकरेज कितना लगता है, क्योंकि ये इस ब्रोकरेज के बारे में आपको किसी और म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट प्लान का चुनाव करते हैं, रेगुलर प्लान का चुनाव करते हैं, अगर किसी के ज़रिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको ब्रोकरेज लगता है। और ब्रोकरेज और जो ब्रोकरेज लग रहा है वो आपका खर्च है। आपका जो दाम है खरीदने का वो केवल उसका बाज़ार का दाम नहीं है, बाज़ार का दाम प्लस ब्रोकरेज आपका खर्च है। तो सर अब बात आती है कि निवेशक प्रैक्टिकल चुनाव कैसे करें? आप अच्छे फंड का चुनाव खुद कर सकते हैं। एक्टिवली मैनेज फंड में SIP कीजिए लंबे समय के लिए। आप इंडेक्स में विश्वास करते हैं, इंडेक्स फंड का चुनाव कीजिए सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि इसमें आप SIP सेटअप कर सकते हैं, वन टाइम पीरियडिकली कर सकते हैं। आप बल्क में या बाज़ार को टाइम करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ पे इंडेक्स ETF काफ़ी अच्छा विकल्प है, क्योंकि जब आप किसी शेयर में करते हैं, किसी बाज़ार के सेगमेंट पे करते हैं या किसी खास चीज़ पे करते हैं, उसकी तुलना में ये एक ज़्यादा बेहतर डाइवर्सिफाइड व्हीकल है आपको बाज़ार में कोई खास अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए। तो केवल उनके लिए मुझे लगता है कि ये निवेशक या कोई ऐसा विकल्प जो आपके पास ओपन एंड फंड के फॉर्मेट में उपलब्ध नहीं है। बहुत सारे ऐसे अब ETF हो गए हैं
जिसका कि आप इंडेक्स फंड उसका विकल्प आपके पास नहीं है, लेकिन आप उसका ETF बाजार से खरीद सकते हैं। तो इन 2 कारणों से मुझे लगता है कि ETF काफ़ी लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। तो अब सबसे आखिर में सर, व्यूअर्स को आप क्या होमवर्क इस एपिसोड के बाद देना चाहेंगे? एक तो कि आप ETF का दाम और ETF का NAV, इन दोनों का ज़रा अंतर देखिए कि कैसा है। दोनों के अंतर से आपको समझ में आएगा कि आप 100 रुपये का चीज़ 101 रुपये में खरीद रहे हैं या 98 रुपये में खरीद रहे हैं या 99 में खरीद रहे हैं। ये आपके दिमाग में बड़ा क्लियर होना चाहिए। इंडेक्स फंड जब आप खरीदते हैं तो वहाँ देखिए कि उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। हर एक इंडेक्स फंड पे एक वैल्यू रिसर्च पे ऑनलाइन पे पेज है और उसके इन्फॉर्मेशन के सेगमेंट में आपको टैब में आपको देखेगा कि उसका खर्चा कितना है, सालाना खर्चा कितना है। अगर उसका सालाना खर्चा 25 बेसिस पॉइंट है या 0.5% है तो उस इंडेक्स से जितना भी रिटर्न मिलेगा उससे 0.5% कम आपको रिटर्न मिलेगा। तो खर्चे के बारे में आपका सेंसिटिविटी बढ़ेगा। एक्टिवली मैनेज फंड को आपको देखना चाहिए कि 5 से 7 साल का आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न किस तरह का है। और एक्टिवली मैनेज फंड के लिए मुझे लगता है कि हर एक किसी को देखना चाहिए कि 10 साल में किसी फंड का रिटर्न कितना है जी। और जब बाज़ार की स्थिति ख़राब हुई थी तो कितने समय में कितनी गिरावट हुई थी, क्योंकि हम केवल अच्छे समय का अच्छा रिटर्न देखते हैं और उससे हम उत्साहित होते हैं। उस स्थिति में जब बाज़ार में भारी गिरावट होती है तब इस फंड की क्या बदहाली हुई थी, ये जानना भी ज़रूरी है। और ये अगर आप समझ करके देखते हैं तो आप बेहतर चुनाव कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद आपका। तो इस एपिसोड के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन तीनों में से अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको किसका चुनाव करना है। इसके बाद भी अगर अपने निवेश से जुड़ा कोई सवाल मन में है तो हमें अपने प्रश्न लिख के भेजिए। वैल्यू रिसर्च हिंदी को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे एसेट म्यूचुअल फंड का नॉलेज सेंटर ज़रूर विजिट कीजिए। इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।